वायुमंडल की आंतरिक परतों में, जिसमें विभिन्न गैसें हैं, विभिन्न ठोस कण हैं, विभिन्न प्रकार की आर्द्रता की उपस्थिति है, आंतरिक परतों ने भी ऊर्जा की कुछ मात्रा को वापस लौटाया कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इन आंतरिक परतों द्वारा लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा 27 इकाई है। बाहरी परत 6 इकाई, आंतरिक परत द्वारा लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा कितनी है मित्रों? 6 इकाई है। इसे भी इन्होंने वापस लौटा दिया। तो मित्रों फिर से सूर्य तो ऊर्जा प्रदान करेगा ही, सूर्य ऊर्जा प्रदान करता रहा और ऊर्जा की कुछ मात्रा जब धरातल पर पहुंची तो धरातल पर हिमानिया है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। धरातल पर कई जगह चिकनी सतह है, रेत के टीले हैं, घास के मैदान हैं, यहाँ पर ढेर सारे वन क्षेत्र हैं। इन सब ने भी ऊर्जा की कुछ मात्रा को बिना उपयोग के ही वापस लौटाया। इनके द्वारा लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा जिसका कोई उपयोग नहीं था, यह 2 इकाई थी। ये 2 इकाई पृथ्वी की सतह द्वारा ऊर्जा लौटा दी गई, अर्थात बिना किसी उपयोग के कुल लौटाई गई ऊर्जा की मात्रा हो गई 35 यूनिट। कितनी हो गई? 35 यूनिट। परसेंट में अगर आप लिखेंगे तो 35% हो जाएगा। मित्रों मजे की बात बताऊं, सूर्य ने ऊर्जा प्रदान किया सपोज 100 यूनिट, तो 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो ना हमारे वायुमंडल ने उपयोग किया, ना ही हमारे पृथ्वी सतह ने उपयोग किया, इसे सीधे का सीधे वापस लौटाया। मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया? साइमन गो बैक, तुम यहां नहीं आओ, वापस चले जाओ। वापस लौटा दिया और बिना उपयोग के वापस लौटाई गई इसी ऊर्जा की मात्रा को ही किस नाम से जाना जाता है? अल्बिडो कहा जाता है। याद करो सभी, अल्बिडो ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे हमारा वायुमंडल और पृथ्वी की सतह उपयोग नहीं करती, बल्कि बिना उपयोग का ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। बिना उपयोग का ही अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। इसे ही अल्बिडो कहा जाता है। याद हो गया कि नहीं? इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा सा आपको टर्म दूं, रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन, बिना अवशोषण का परावर्तन। रिफ्लेक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अल्बिडो। क्या कहलाएगा? अल्बिडो कहलाएगा। तो ये हो गया आपका अल्बिडो। खूब प्रश्न पूछा है, दबाकर प्रश्न पूछा है। आपको बता दूं, आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है कि फ्रेश स्नो का अल्बिडो अधिक होगा, कि जो पुराना ओल्ड स्नो है उसका अल्बिडो अधिक होगा, घास के मैदान का अल्बिडो अधिक होगा। लोग रटते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, लोग रटते रहते हैं कि वनों का अल्बिडो अधिक होगा, कि रेत के टीलों का अल्बिडो अधिक होगा। एक लाइन याद रखो, जो सतह जितनी चिकनी होगी उसका अल्बिडो उतना अधिक होगा। आपसे मैच द कॉलम के रूप में पूछ लिया सपोज। मेरे पढ़ाने की यही अपनी विशेषता है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूं चीजों को, जिससे आपको याद करने में कठिनाई ना लगे। मान लो मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च का फोकस डाला, एक किस पर? आईने पर फोकस डाला। आईने पर जैसे मैं फोकस डालूंगा, टॉर्च का वह फोकस आईने पर पड़ा और आईना अधिकांश मात्रा को वापस लौटा देगा। टॉर्च हमने लगाया किसी दीवार पर जो बहुत ही खुरदुरी थी, गंदी संदी थी। दीवार कुछ मात्रा में वापस प्रकाश को लौटाएगी, लेकिन ज्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ दीवार एकदम सफेद, बहुत अच्छी चिकनी दीवार थी जिसमें प्लास्टिक पेंट सफेद था। मैंने जैसे ही लगाया, दीवार ने उसे भी परावर्तित कर दिया। अर्थात जिस तरह से टॉर्च लगाने से पृथ्वी के सतह के ऑब्जेक्ट प्रकाश को परावर्तित करते हैं, उसी तरह सपोज ये टॉर्च है और टॉर्च लगाया प्रकृति ने, सूर्य ने, तो उसकी कुछ मात्रा को बिना किसी उपयोग का वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह वापस लौटाया। ये अल्बिडो है। तो पृथ्वी की सतह में वह ऑब्जेक्ट जो जितना चिकना होगा, जो जितना चमकीला होगा, वह उतनी अधिक मात्रा में अल्बिडो को
उत्सर्जित कर रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना तो अब कोई भी ऑप्शन दिया गया, कोई भी विकल्प आपके सामने दिया गया, आप उसका उत्तर हमेशा सही ही देंगे। तो क्लियर हो गई बातें कि 100 इकाई में से 35 इकाई तो एल्बिडो चला गया, बची हुई है 65 इकाई ऊर्जा। कितनी इकाई ऊर्जा बची हुई है? 65 इकाई ऊर्जा बची है। अब देखो 65 इकाई ऊर्जा फिर से प्रवेश कर रही है हमारे वायुमंडल में। कहां प्रवेश कर रही है? हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। तो 65 इकाई ऊर्जा की, ध्यान से सुनना, 65 इकाई ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, कितनी निश्चित मात्रा? ध्यान से अब आपको समझाना चाहूंगा। एक निश्चित मात्रा जो कि 14 इकाई के बराबर है। कितने इकाई के बराबर है? 14 यूनिट के बराबर है। उस 14 यूनिट एनर्जी को हमारे वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल में गैसें हैं, ठोस कण हैं तथा आर्द्रता है। तो वायुमंडल द्वारा 14 इकाई मात्रा एब्जॉर्ब कर ली गई, अवशोषित कर ली गई। 65 में भी 14 इकाई मात्रा का वायुमंडल ने एब्जॉर्प्शन कर लिया। बची हुई शेष ऊर्जा की मात्रा अब कितनी है मित्रों? 51 इकाई है। यह 51 इकाई ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और पृथ्वी की सतह इसे मित्रों क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में से कुल कितने इकाई या कितने प्रतिशत ऊर्जा है जिसे हमारी पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब करती है, तो वह 51 इकाई ऊर्जा है। कितने इकाई है? 51 इकाई ही ऊर्जा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे ध्यान से सुनना। 14 इकाई का हमारे वायुमंडल ने एब्जॉर्प्शन किया, जिसकी वजह से वायुमंडल तापमान ग्रहण करेगा। लेकिन वायुमंडल के तापन का मुख्य कारण यह नहीं है। क्या है कारण? अब मैं आगे बताना चाहता हूं। अब पृथ्वी ने इसे एब्जॉर्ब किया तो क्या पृथ्वी में लालच है? मैंने बताया ना, प्रकृति में लालच नहीं है। प्रकृति लालच नहीं करेगी। प्रकृति कहेगी कि सूर्य देवता, मैंने आपसे ये ऊर्जा प्राप्त तो की है, अब इस ऊर्जा को मैं फिर से वापस लौटाना चाहूंगी। मैं अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं संतुलन के नियम को फॉलो करती हूं। तो हमारी पृथ्वी, ध्यान से, हमारी पृथ्वी अब ये इस अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को वापस करना चाहेगी। तो ध्यान से समझना, वापस करना चाहेगी। तो कैसे कैसे वापस करती है? जब पृथ्वी वापस करती है तो पृथ्वी शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं देती, पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन देती, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर देती है। सूर्य से जो प्राप्त हो रहा है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, परंतु पृथ्वी से जो जा रहा है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। फिर से दूसरा शब्द, सूर्य से सोलर रेडिएशन मिलता है, लेकिन जो पृथ्वी से वापस जाता है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से कौन सा विकिरण जाएगा? पार्थिव विकिरण, जिसे इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। तो क्या करती है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि आजकल रिटर्न गिफ्ट का चांस आ गया है, रिटर्न गिफ्ट करते रहते हैं मित्रों। गिफ्ट कल्चर से मुझे कुछ बड़ी बातें याद आ गई, खैर कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। रिटर्न गिफ्ट की बात आ गई। आजकल मित्रों घरों में कोई भी प्रोग्राम करना हो तो सबसे बड़ा तनाव यही होता है, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा हो। कितनी विदूषित संस्कृतियां मित्रों जन्म लेती जा रही हैं, जिसमें ठीक है जिनकी हैसियत ठीक है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी हैसियत थोड़ी सी कमजोर है उनके लिए बड़ा तनाव का विषय होता है मित्रों। सच बताऊं, बहुत तकलीफ होती है समाज की इस बदलाव को देखकर, और ये बदलाव ऐसे मुंहबाए खड़ा हुआ है, लगता है कि विकराल रूप धारण करता जा रहा है। कैसा? वही यहीं से उदाहरण देते हैं। कैसा? किसी के यहाँ निमंत्रण हुआ तो सबसे पहले आज ये तनाव आता है कि यार गिफ्ट लेकर क्या जाना है। कई दिनों तक चर्चा इसी विषय पर चलती रहती है कि गिफ्ट लेकर क्या जाना है। मैं सच बताऊं, मैंने
गांव में अपने उन जमाने को, और बहुत पुरानी बात नहीं करता, आज से 10 साल 15 साल पहले की पुरानी बातें करता हूं। आपसे थोड़ा बड़ा तो हूं ही, 10 साल 15 साल पुरानी बातों को करता हूं। कुछ ऐसा समय हुआ करता था कि निमंत्रण होता था, जाते थे, बस हाथ लटकाए गए, हाथ लटकाए आए, छक कर खाए और वापस लौट आए, और मस्ती से कहा लगाए, ठहाका लगाए, मस्ती किए चले आए। जिसके यहां गए न उसको तनाव, समझ रहे हैं, जो गया न उसको तनाव, दोनों को तनाव नहीं, मस्ती में, तो खूब मस्ती में। मैंने निमंत्रण के उस दौर को भी देखा है। आज मित्रों किसी भी फंक्शन को देख लो, किसी भी फंक्शन को देख लो, हर फंक्शन केवल गिफ्ट आधारित है, हर फंक्शन गिफ्ट आधारित है। हां, तब गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिया जाता था केवल कन्या के विवाह पर, कन्या के विवाह पर, और देना भी चाहिए। मुझे लगता है हर लोगों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से भारतीय संस्कृति की जो बातें थी, भारतीय संस्कृति को जो अनुपालित करते हैं, उनमें कन्या विवाह के समय जिसकी जितनी अपनी सामर्थ्य है उस हिसाब से कन्या पक्ष को देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, ताकि उसकी कुछ मदद हो पाए। यह हमारे संस्कृति में एक समन्वयवादी विशेषता का अंग हुआ करता था। लेकिन आज किसी का कुछ भी हो रहा हो, आपको गिफ्ट ले जाना जरूरी है। और अब गिफ्ट की बस बात नहीं होती, हमने गिफ्ट दिया, अर्बन कल्चर्स की बात कर रहा हूं, हमने गिफ्ट दिया तो कुछ लोग आंख गड़ाए रखते हैं कि रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा, क्या रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। तो देने वालों को यह भी तनाव है कि सामने वाले ने गिफ्ट दिया और रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। व्हाट इज दिस यार, हटा दो इन सब चीजों को। मोटे मोटे अक्षरों में इनविटेशन कार्ड में पहली लाइन लिखाओ कि आशीर्वाद प्रदान करें, उपहार नहीं। उपहार निश्चित रूप से एक्सेप्ट किया जाना पूर्णतः वर्जित है। आशीर्वाद दे, उपहार नहीं। सच बताएं, लोगों के निमंत्रण की प्रक्रियाएं बदलने लगेंगी, सोच बदलने लगेंगी, सबको मजा आने लगेगा। तो प्रकृति ने, ध्यान से, सूर्य ने जैसे ही ऊर्जा दिया, पृथ्वी ने उसे रिटर्न गिफ्ट दिया। सूर्य ने जैसे ही, ध्यान से, जैसे ही क्या किया, ऊर्जा दिया, पृथ्वी ने रिटर्न गिफ्ट दिया। और रिटर्न गिफ्ट कितने यूनिट का दिया, सभी लोग याद करोगे इसे, 17% का दिया, 17 यूनिट का दिया। पर कैसा, पर कैसा मित्रों, यह दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पृथ्वी के संदर्भ में कई क्रियाओं को देखते हैं, कई क्रियाओं को देखते हैं कि हमारी पृथ्वी चालन, संवहन, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा खोती है। जो ऊर्जा इसे मिली थी, पृथ्वी हमारी ऊर्जा खोती है। और ऊर्जा खोते समय उस ऊर्जा को कौन एडॉप्ट करता है, कौन एक्सेप्ट कर लेता। पृथ्वी ने तो ऊर्जा खो दी। देखो, अगर 51 इकाई में 17 वापस चला गया तो बची थी 34 इकाई ऊर्जा। ये 34 इकाई ऊर्जा चालन, संवहन आदि के रूप में जब खर्च की गई, तो खर्च की गई ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया हमारे वायुमंडल ने। किसने एब्जॉर्ब किया? हमारे वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया। तो वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। तो देखो, वायुमंडल पहले से 14 इकाई सूर्य द्वारा अवशोषित किया हुआ था, अवशोषित किया हुआ था। अब 34 इकाई पृथ्वी द्वारा जो ऊर्जा लौटाई गई उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो वायुमंडल के पास अब ऊर्जा कितने हो गई? 48 इकाई हो गई। यहां 14 + 34 48 इकाई हो गई। वायुमंडल भी अधिक समय तक इसे नहीं रखेगा। वायुमंडल भी मित्रों, जब प्रेसिपिटेशनल एक्टिविटी होगी, संघनन एवं वर्षण जैसी क्रियाएं होंगी, संघनन एवं वर्षण के उपरांत वायुमंडल जो ये 48 इकाई ऊर्जा अपने अंदर संजोया हुआ था, इस ऊर्जा को पुनः वापस कर देगा। फिर से समझो, पृथ्वी को मिला 51 इकाई ऊर्जा। पृथ्वी ने
डायरेक्ट रेडिएशन, प्रत्यक्ष विकिरण, जो कि दीर्घ तरंगीय विकिरण होगा, पार्थिव विकिरण होगा। डायरेक्ट रेडिएशन के माध्यम से 17 इकाई ऊर्जा जैसे ही मिला उसे अंतरिक्ष को वापस लौटा दिया कि जा अंतरिक्ष तो इसे ले जा। 17 इकाई चली गई वापस। बची पृथ्वी के पास 34 इकाई ऊर्जा। वो 34 इकाई ऊर्जा चालन, संवहन आदि क्रियाओं में, चालन, संवहन, वाष्पन आदि क्रियाओं में खर्च किया। और ये खर्च हुई ऊर्जा है किसके पास? यह ऊर्जा वायुमंडल के पास संचित हो जाती है। तो वायुमंडल ने पहले सूर्य से 14 इकाई ऊर्जा लिया था, अब पृथ्वी से प्राप्त होने वाली 34 इकाई ऊर्जा को ले लिया। तो अब वायुमंडल के पास 14 + 34 इकाई ऊर्जा अर्थात 48 इकाई ऊर्जा हो गई। तो वायुमंडल भी इसे अपने पास नहीं रखता, बल्कि वायुमंडल भी इसे, जब संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन होगा, वर्षण की क्रिया होगी, वर्षा होगी, तो उस दौरान वायुमंडल भी इसे अंतरिक्ष को वापस लौटाता है। तो वायुमंडल द्वारा लौटाई गई ऊर्जा कितनी हो गई मित्रों? 48 इकाई हो गई। कितनी हो गई मित्रों? यहां पर 48 इकाई हो गई। तो कुल मिलाकर हमारा वायुमंडल तथा पृथ्वी कितनी ऊर्जा वापस कर रहा है? अगर आप देखोगे तो ये इकाई हो गया 65 इकाई। दोनों को जोड़ोगे तो कितनी इकाई ऊर्जा वापस कर रहा है? 65 इकाई ऊर्जा वापस कर रहा है। फिर से 35 इकाई ऊर्जा अल्बिडो के रूप में वापस किया था। 65 इकाई ऊर्जा कुछ इन दोनों रूपों में वापस लौटाया। प्राप्त हुई थी 100 यूनिट एनर्जी। कितनी प्राप्त हुई थी? यहां पर मैं लिखता हूं, प्राप्त हुई थी 100 यूनिट एनर्जी। लौटाई गई ऊर्जा भी 65 + 35 इकाई एनर्जी अर्थात 100 यूनिट ही हुई। तो जितना मिला था हमारे पृथ्वी तंत्र ने उतना ही वापस लौटा दिया। इसे ही एनर्जी बजट कहा जाता है, इसे ही ऊर्जा बजट कहा जाता है, ऊर्जा संतुलन कहा जाता है। टॉपिक समाप्त। मित्रों, जिस रूप में समझाया है, पढ़ लेना किताबों को। किसी किताब में, किसी के मतलब किसी भी किताब में इतना सरलतम दृष्टिकोण से नहीं मिलेगा। कोई यहां पर इसको 36 लिख रही होगी तो कोई 36.5 लिख रही होगी। आप आंकड़ों में ही कंफ्यूज रह जाओगे कि सर किताबों ने तो ये लिखा वो लिखा है। राजेश मिश्र ने जो लिखाया है भरोसे के साथ उसे लिख कर याद कर डालना आपके लिए यही कॉन्क्रीट आंसर का आधार बनेगा। ओके, तो ये हुआ मित्रों आपका एनर्जी बजट। अच्छे से अब आप इस चित्र को सभी के सभी बना लो। समझ में तो आ गया है ना? किसी का अब कोई यहाँ पर शेष प्रश्न तो नहीं है? अब ये मत बोलना सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आपको एक बार फिर से खुद समझना है। अब मैंने समझा दिया और आप इस चित्र को बनाइए और खुद समझने की कोशिश करिए। जल्दी से फटाफट बनाइए। मैं साइड में चुपचाप बैठा हूं, आप इसे बनाएं तब तक। ओके, पूरा समझ में आ गया, याद भी हो गया। वेरी गुड प्रभाकर, कंचन, सभी मित्रों, चलो बना लो फटाफट। किताबें दुरूहता पैदा करती हैं, सरलता नहीं। अरे अजय बाबू कहाँ गए? पूछ लेना प्रश्न, पर टॉपिक से पूछना मित्र।
अजय, जो आपने प्रश्न पूछा है मित्र, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया आप समझते हो ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया, तो वायुमंडल की कई ऐसी गैसें हैं जो सूर्य किरणों के लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करती हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी दीर्घ तरंगी विकिरण छोड़ती है उसे वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। आप कार अपनी घर के बाहर खड़ी कर दो धूप में, आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि बाहर का जितना तापमान है कार के अंदर उससे कहीं अधिक तापमान बढ़ गया, क्योंकि कार में लगे हुए जो ग्लासेस हैं वो सूर्य की किरणों को अंदर जाने तो देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए अंदर धीरे धीरे ऊर्जा संचित होती जाती है, संचित होती जाती है। ठीक इसी प्रकार से वायुमंडल भी व्यवहार करता है, इसी प्रकार से वायुमंडल व्यवहार करता है। ओके, सबने बना भी लिया, सबने बना लिया। तो लिखो, हेडिंग दो, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक। प्रभावित करने वाला कारक लिखो, नंबर 1, नंबर 1, दिन एवं रात्रि की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। दिन एवं रात्रि की अवधि। क्या अल्बिडो में 35 इकाई प्रकाश पूर्णतः रिफ्लेक्ट लाइट है? इसमें से कुछ मात्रा में भी अवशोषण नहीं हो पाता? नहीं अजय, ये 35 से 36 इकाई ऊर्जा, कई बार 36.5 इकाई भी होती है, फिक्स नहीं है, मैंने एक एवरेज आंकड़ा लिखाया है। इसमें से कोई भी मात्रा एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्ब ना होने वाली मात्रा ही एल्बिडो कहलाती है। अगर एब्जॉर्ब हो जाती तो वह एल्बिडो नहीं कहलाती। क्लियर हो गया आपके प्रश्न का जवाब? अब मैं आगे बढ़ूं क्या, पढ़ाऊं क्लास को? तो चलो, कोई नहीं, टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और पीछे से भी प्रश्न आप लोग पूछ सकते हो, पर प्रश्न एक बार पूछ के खत्म कर दिया करो ताकि कक्षाएं भी आगे बढ़ें, ठीक है ना? चलो, तो लिखो, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। यदि दिन बड़े होंगे, डैश देकर, यदि दिन बड़े होंगे तो सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी। सूर्य तप की मात्रा अधिक होगी। परंतु यदि रात्रियां बड़ी हों, परंतु यदि रात्रियां बड़ी हों तो सूर्य तप की मात्रा घट जाती है। पहला बिंदु समाप्त। दूसरा बिंदु लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, सूर्य किरणों का झुकाव, सूर्य किरणों का झुकाव, डैश देकर, सूर्य किरणें लंबवत दशा में, लंबवत वर्टिकल, सूर्य किरणें लंबवत दशा में लंबवत दशा में उच्च सूर्य तप प्रदान करती हैं।
उच्च सूर्य तप प्रदान करती हैं। जबकि जैसे जैसे इनका झुकाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, सूर्य तप की औसत मात्रा घटती जाती है। सूर्य तप की औसत मात्रा घटती जाती है। तो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स, बादलों का प्रभाव। बादलों का प्रभाव लिखो। मेघ आच्छादन मतलब क्लाउड कवर। मेघ आच्छादन की दशा में सूर्य तप की मात्रा घटती है, क्योंकि सूर्य तप की मात्रा घटती है क्योंकि अल्बिडो का मान बढ़ जाता है। अल्बिडो का मान बढ़ जाता है। अल्बिडो का मान बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट एक आध और पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, स्थल एवं सागर के वितरण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, स्थल एवं सागर के वितरण का प्रभाव। वितरण का प्रभाव लिखो। जल सतह का अल्बिडो प्रभाव जल सतह का अल्बिडो प्रभाव स्थल की तुलना में अधिक होता है। स्थल की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए स्थल मंडल द्वारा सूर्य तप का अधिक उपयोग किया जाता है। अधिक उपयोग किया